एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्ज़ाम में वो 5 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग जितने 5 नंबर्स के क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि एमसीक्यू काफ़ी कर लिए हैं हम लोग, सारे पीवाईक्यू लगभग कर ही लिए हैं। अब रिवीजन करना है, वन शॉट रिवीजन एक बार कर लेंगे। तब तक हम लोग अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये है आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में एक नोट्स लिखे जिसमें आपको 5 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, पीएचसी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो यहाँ पे जो होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, गाँव में भी होते हैं पीएचसी और शहर के क्षेत्र में भी होते हैं पीएचसी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, जो कि सीधे समुदाय और राज्य के स्वास्थ्य प्रशासन के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। किसके बीच कड़ी का कार्य करता है? समुदाय और राज्य के स्वास्थ्य प्रशासन के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। यहाँ पर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी जो है, पीएचसी की अवधारणा जो है भोर कमेटी, कौन सी कमेटी? भोर कमेटी ने 1946 ईस्वी के सिफारिशों पर आधारित है। पीएचसी किस पे आधारित है? तो भोर कमेटी 1946 के सिफारिश पर आधारित है और यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र के बीच की कड़ी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसके बीच की कड़ी है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र के बीच की कड़ी है। यानी कि सब सेंटर के ऊपर होता है पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे होता है पीएचसी। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र के बीच की कड़ी होती है। और पीएचसी की अवधारणा जो है भोर कमेटी ने 1946 के सिफारिश पर यह आधारित है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है कि सामान्यतः एक पीएचसी 30,000 की जनसंख्या, मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर स्थित होता है। वही 20,000 की जनसंख्या जहां पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों को कवर करता है। एक पीएचसी जो है 30,000 की जनसंख्या को कवर करता है लेकिन मैदानी क्षेत्रों में। वही पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो 20,000 की जनसंख्या पर ये कवर करता है। अब देखते हैं यहाँ पर पीएचसी के मुख्य कार्य, पीएचसी के मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य कार्य होते हैं चिकित्सकीय देखभाल। ठीक है, सामान्य बीमारी जैसे कि बुखार हो गया, दस्त हो गया, श्वसन संक्रमण का इलाज, ये छोटी मोटी सर्जरी करना, ये सभी जो होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किए जाते हैं। तो पहला मुख्य कार्य क्या हो गया? चिकित्सकीय देखभाल। चिकित्सकीय देखभाल में हम लोग क्या लिखेंगे? सामान्य बीमारी जैसे कि बुखार, दस्त, श्वसन संक्रमण का इलाज और छोटी मोटी सर्जरी करना। अब देखते हैं दूसरा मुख्य कार्य क्या है। दूसरा मुख्य कार्य है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, यानी कि सुरक्षित प्रसव करना, सुरक्षित प्रसव कराना, प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात के देखभाल सुनिश्चित करना। तीसरा मुख्य कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कि टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन करवाना। ठीक है, इम्यूनाइजेशन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करना, ये कार्य है किसका? पीएचसी का। अब तीसरा कार्य देखते हैं हम लोग। यहाँ परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कैसे करते हैं? जैसे गर्भ निरोधन साधनों का वितरण करना, नसबंदी जैसे अस्थायी साधनों के लिए सलाह देना, ये सभी कार्य होते हैं पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब यहाँ पे है कि रेफरल सेवा भी एक कार्य होते हैं इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। रेफरल सेवा कार्य जैसे कि गंभीर मरीजों को उच्च उपचार के लिए सीएचसी या जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है यहाँ से। उसके बाद है संक्रमण रोगों का नियंत्रण, जैसे कि टीबी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, कालाजार हो जाता है और कुष्ठ रोग जैसे स्थानीय रोगों की रोकथाम और उपचार करना जो है पीएचसी का कार्य है। और पीएचसी का कार्य है स्वच्छता और पेयजल, सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता के प्रति समुदाय को जागरूक करना कार्य होता है किसका? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि पीएचसी की संरचना यानी कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होती है प्राइमरी स्वास्थ्य
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मानक पीएचसी में आमतौर पर 14 से 15 कर्मचारी होते हैं, और जो भी एएनएम स्टूडेंट्स या जीएनएम स्टूडेंट्स पीएचसी में कार्यरत होंगे या फिर ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उनको पता ही होगा कि कितने कर्मचारी होते हैं, उस हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। और एक चिकित्सक 14 से 15 कर्मचारी होते हैं। अब देखिए 14 से 15 कर्मचारी में कौन कौन से आते हैं। पहला तो हो जाएगा मेडिकल ऑफिसर, एक केंद्र का प्रभारी होता है, चिकित्सा अधिकारी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं दूसरा होता है फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट होता है जो कि दवाओं का वितरण करता है और उसका रिकॉर्ड करता है। पहला क्या हो जाएगा, मेडिकल ऑफिसर एक रहेगा, चिकित्सा प्रभारी। दूसरा हो जाएगा फार्मासिस्ट रहेगा जो कि दवा का वितरण करेगा और रिकॉर्ड करेगा। तीसरा हो जाएगा नर्स मिडवाइफ जो कि देखभाल और प्रसव कार्य के लिए होती है, नर्स मिडवाइफ। और तीसरा होता है स्वास्थ्य सहायक, यानी कि मेल और फीमेल जो कि उसके क्षेत्र के कार्यों की निगरानी में होते हैं। उसके बाद होते हैं लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का कार्य क्या होता है, जैसे कि ब्लड का, यूरिन का टेस्ट के लिए, और सफाई कर्मचारी होते हैं और अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। ये आप अगर ट्रेनिंग किए हो तो आराम से लिख सकते हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने स्टाफ होते हैं और कौन कौन से स्टाफ होते हैं। बस आपको उनका पोस्ट लिखना और क्या कार्य होता है वो लिखना है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या महत्व होता है, पीएचसी का महत्व यहाँ पे दिया है। तो पीएचसी का महत्व देखिए, जैसे कि पीएचसी का पहुँच कहाँ होता है, जैसे कि यह ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर से मिलने का पहला स्थान होता है। अब जैसे किसी गांव में गए, वहाँ पे तो बड़े बड़े अस्पताल हैं नहीं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही है, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर से मिलने का पहला स्थान होता है, कौन सा, पीएचसी होता है। उसके बाद है यहाँ पर कम लागत, कम खर्च में यहाँ सेवाएं और दवाएं मुफ्त में मिलती, यानी कि दवा फ्री में मिलती है और न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध भी होती है। उसके बाद है निगरानी, यह अपने अंतर्गत आने वाले 5 से 6 उपकेंद्र के कार्यों की निगरानी करता है। मतलब एक पीएचसी कितने सब सेंटर को लेकर के चलता है, तो 5 से 6 सब सेंटर को लेकर के चलता है, 5 से 6 सब सेंटर की निगरानी करता है। तो यही है पीएचसी का महत्व। पीएचसी का महत्व क्या क्या है, एक तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर से मिलने का पहला स्थान है। दूसरा है कि कम खर्च लगता है और मुफ्त में दवाएं मिलती है और कम दाम पर यहाँ पर न्यूनतम शुल्क पर दवाएं उपलब्ध होती है। तीसरी है कि निगरानी, यह जो है एक पीएचसी जो है 5 से 6 सब सेंटर का निगरानी करता है। अब यहाँ पर जैसे कि मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट आपको याद देखना है ये पीएचसी के लिए। तो वर्तमान में सरकार जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल रही है, ताकि यहाँ योगाभ्यास और संक्रामक रोगों जैसे कैंसर, शुगर की भी स्क्रीनिंग की जा सके। तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फैमिली फोल्डर यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे फैमिली फोल्डर पे आपको बोला जाएगा कि एक शॉर्ट नोट्स लिखने जिसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। तो फैमिली फोल्डर क्या होता है, तो फैमिली फोल्डर का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, समुदाय के प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना है। जैसे समाज में जितने भी लोग होते हैं, समुदाय में जितने भी लोग होते हैं, उनके प्रत्येक परिवार में जाना और इसकी स्थिति का आकलन करना है और उनके लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की प्लानिंग बनाना है। इससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड की बुनियादी इकाई माना जाता है। फैमिली फोल्डर को क्या माना जाता है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड की बुनियादी इकाई। ये क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड की बुनियादी इकाई किसे माना जाता है, तो फैमिली फोल्डर को। यहाँ दिया गया है कि फोल्डर की संरचना क्या होती है, यानी कि फैमिली फोल्डर की संरचना क्या होती है। तो एक आदर्श परिवार फोल्डर में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। जैसे परिवार का सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है, उनका पता क्या है, संपर्क नंबर क्या है, परिवार के सभी सदस्यों की सूची देखेंगे, जैसे कि कितने लोग हैं, कि कितने उम्र के हैं, कितने लिंग के हैं, मतलब यानी पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, शिक्षा कितने हैं और व्यवसाय क्या क्या हैं, धर्म, जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सभी देखा जाता है फैमिली फोल्डर में। अब यहाँ पे है पर्यावरणीय विवरण में क्या क्या लिया जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग हिस्ट्री कलेक्शन कभी किए होंगे तो हिस्ट्री कलेक्शन
पूरा, हाँ, फैमिली फोल्डर जो होता है ना, लाइक एज ए हिस्ट्री कलेक्शन, सेम वैसा ही होता है। जैसे हम अभी अपने लोग ने नाम, उम्र, लिंग, आय, व्यवसाय, सारा चीज़ देखे, वहीं पर इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में देखेंगे कि मकान किस प्रकार का है, कच्चा या पक्का। हम लोग ने तो ट्रेनिंग में सारा मतलब ये सब कलेक्शन करते थे, हम लोग की मैम सिखाई हुई थी, तो हिस्ट्री कलेक्शन करते थे, ये सारी चीज़ें फैमिली फोल्डर में लिखते थे हम लोग। मकान किस प्रकार का है, कच्चा या पक्का, हवा रोशनी की व्यवस्था है या नहीं, पानी पीने का स्रोत है या नहीं, नल जल की व्यवस्था है या नहीं, शौचालय की उपलब्धता है या नहीं, कूड़ा निस्तारण की विधि है या नहीं। उसके बाद हेल्थ प्रोफाइल देखते हैं हम लोग। हेल्थ प्रोफाइल में देखते हैं जैसे परिवार में किसी को पुरानी बीमारी जैसे कि टीबी, कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप तो नहीं है, ये सब भी चेक करते हैं फैमिली फोल्डर में। उसके बाद है मृत्यु का विवरण, कि यदि पिछले 1 साल में मृत्यु हुई हो तो वो उसमें ऐड करना है। उसके बाद पोषण स्तर और आहार संबंधी आदतें देखना है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विवरण देखना है। गर्भवती महिलाओं का विवरण, यानी कि एएनसी चेकअप करवा रही हैं कि नहीं, कितनी एएनसी चेकअप करवाई है, ये सारी चीज़ें फैमिली फोल्डर्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर है कि फैमिली फोल्डर्स में बच्चों का टीकाकरण चार्ट, बच्चों का टीकाकरण चार्ट है कि नहीं, ये भी ऐड करेंगे। इम्यूनाइजेशन स्टेटस। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के साधन का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। फैमिली फोल्डर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया कि फैमिली फोल्डर का इम्पोर्टेंस क्या है। फैमिली फोल्डर का इम्पोर्टेंस है कि निरंतरता, यानी कि कंटिन्यू ऑफ केयर। इसके माध्यम से नर्स को पता चलता है कि परिवार को पिछली बार क्या उपचार दिया गया था। ठीक है, फैमिली फोल्डर से यही पता चलेगा कि पिछली बार परिवार को क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया था। अब यहाँ है प्राथमिकता तय करना, यानी कि फोल्डर, फैमिली फोल्डर अगर देखेंगे तो यह पहचानना आसान हो जाता है कि किस परिवार को, जैसे जहाँ कुपोषित बच्चा या गर्भवती महिला हो, पहले सहायता की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जाते हैं। फैमिली फोल्डर इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद योजना बनाना, जैसे कि पूरे गांव या क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं का डेटा निकालने में यह फोल्डर मदद करता है। अनुवर्ती कार्रवाई, फॉलोअप, जैसे छूटे हुए टीकाकरण या दवा के खुराक की निगरानी में सहायक होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के परिवार फोल्डर के रख रखाव के नियम क्या क्या हैं। परिवार फोल्डर के रख रखाव के नियम क्या क्या हैं, तो जैसे इसको गोपनीयता बना के रखना है। परिवार की जानकारी सुरक्षित रखी जानी चाहिए और किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं दिखानी चाहिए। तो परिवार फोल्डर के पहला रख रखाव के नियम क्या है कि इसको गोपनीयता बना के रखना है। दूसरा है सटीकता, एक्यूरेसी होना चाहिए। जो भी जानकारी दी जाए वह सही और अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या है गोपनीयता, दूसरी क्या है सटीकता। उसके बाद है व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए फैमिली फोल्डर को आमतौर पर वार्ड नंबर या हाउस नंबर के अनुसार क्रमबद्ध रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। उसके बाद कंक्लूजन इसका क्या निकलता है फैमिली फोल्डर का, तो फैमिली फोल्डर केवल कागज़ का एक समूह ही नहीं है, बल्कि यह होम बेस्ड केयर का आधार है। क्या है, होम बेस्ड केयर का आधार है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के बीच मजबूत कड़ी बनाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, दैनिक डायरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में कि दैनिक डायरी पे एक नोट्स लिखिए। तो दैनिक डायरी वह रजिस्टर या पुस्तिका होता है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने कार्य दिवस की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी गतिविधियों को क्रमवार दर्ज करता है। यह न केवल रिकॉर्ड रखने का तरीका है, दैनिक डायरी जो होता है केवल रिकॉर्ड रखने का तरीका नहीं है, बल्कि स्वयं के कार्यों के मूल्यांकन का भी आधार है। यहाँ पे है डायरी में दर्ज की जाने वाली प्रमुख जानकारी कौन कौन सी होती है। तो डायरी में सबसे पहले अगर हम लोग डायरी लेते हैं, नॉर्मली डायरी भी लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले समय और स्थान लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद और तो यहाँ तो स्वास्थ्य का बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की जो डायरी है तो उसमें तो सबसे पहले हम समय और स्थान लिखेंगे। उसके बाद कार्य शुरू करने का समय, मतलब कितने बजे कार्य को स्टार्ट किया जा रहा है, और समाप्त करने का समय। उसके बाद किस गाँव का है या मोहल्ले या वार्ड का दौरा किया गया, वो उस डायरी में नोट करना है। उसके बाद जैसे होम विजिट करते हैं तो दैनिक डायरी लेकर के जाना होता है, तो दैनिक डायरी लेकर के जाते हैं तो होम विजिट में तो उसमें यह नोट किया जाना चाहिए कि कितने घरों का दौरा किया आपने। विशिष्ट परिवार जैसे कि गर्भवती महिला हो जिसमें नवजात शिशु या बीमार व्यक्ति के साथ की गई चर्चा, वो नोट करना है। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन की संख्या, कितना टीकाकरण आपने किया। उसके बाद वितरित की गई दवाएं, जैसे कि किसी घर में गर्भवती महिलाएं हैं, किसी घर में
बीमार व्यक्ति हैं तो कितने आयरन की गोलियां आपने वितरित की, कितने ओआरएस पैकेट आपने वितरण किया। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा के मामले, कितना फर्स्ट एड का मामला आया और आपने कितना ठीक किया। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन आपने कितना दिया, जैसे कि व्यक्तिगत या समूह में दी गई सलाह, जैसे कि पोषण, स्वच्छता, परिवार नियोजन, ये सब के बारे में से दी गई सलाह, वो भी आपको ऐड करना है। उसके बाद है आयोजित की गई बैठकों का विवरण उसमें डायरी में नोट करना है। उसके बाद रेफरल और बैठकें, यदि किसी मरीज को उच्च केंद्र भेजा गया हो तो वो भी नोट करना है। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का पंचायत के साथ आपने कितनी बैठकें किया है, बैठक में क्या क्या किया, वो सारे लिखना है। दैनिक डायरी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो दैनिक डायरी का इम्पोर्टेंस होता है सबसे पहले कि जवाबदेही। यह प्रमाण देता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने अपने निर्धारित क्षेत्र में ड्यूटी की है। अगर आपके पास डायरी रहेगा, रिकॉर्ड रिपोर्ट रहेगा, तो आप तो बता दोगे ना, जवाबदेही है ना आपके पास कि यह प्रमाण है कि मैंने अपने क्षेत्र में ड्यूटी किया है। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग करना होता है, जैसे डायरी का आधार पर साप्ताहिक या मासिक रिपोर्ट तैयार करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे है निगरानी। जब कोई वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि एलएचबी, देखिए एलएचबी का फुल फॉर्म आप लोग को पूछा गया पीवाईक्यू में, एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होगा बताना आप लोग। तो एलएचबी का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, लेडी हेल्थ विजिटर होगा, ठीक है, लेडी हेल्थ विजिटर होगा। लेडीज़ हेल्थ विजिटर या चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण के लिए जब आता है तो वह डायरी देखकर कार्य की प्रगति का असेसमेंट करता है, तो इसीलिए दैनिक डायरी जरूरी है। दैनिक डायरी जो जरूरी है उसकी कानूनी सुरक्षा, महत्व उसका है कि कानूनी सुरक्षा। यदि किसी विवाद या दुर्घटना की स्थिति में डायरी में दर्ज तथ्य एक कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड करके रखा है डेट के साथ, स्थान के साथ, टाइम के साथ, देन वो आपकी कानूनी सुरक्षा कर सकता है। अब डायरी लिखने के मुख्य नियम क्या क्या होते हैं, तो डायरी लिखने के मुख्य नियम होते हैं, जैसे नियमितता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। डायरी हर दिन के अंत में ही भरी जानी चाहिए ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। उसके बाद स्पष्ट लिखा जाना चाहिए और संक्षिप्त में, जानकारी साफ अक्षर में और कम शब्दों में सटीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईमानदारी होना चाहिए, केवल वही कार्य लिखे जो वास्तव में किए गए। ऐसा नहीं कि कोई कार्य किए भी नहीं और उसमें नोट कर दिए, तो ये सब नहीं लिखना है, एकदम ईमानदारी से उसमें दैनिक डायरी में लिखना है। यही है दैनिक डायरी। दैनिक डायरी पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर प्रतिदिन की प्रविष्टि के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपने हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है दैनिक डायरी का, तो कंक्लूजन है दैनिक डायरी का, एक व्यवस्थित दैनिक डायरी सामुदायिक नर्स की कार्य क्षमता को दर्शाती है। यह बिखरी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को एक संगठित स्वरूप प्रदान करती है, जिससे समुदाय को स्वास्थ्य स्तर के ट्रैक करना सरल हो जाता है। अब यहाँ देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गृह मुलाकात, ठीक है। गृह मुलाकात क्या होता है, तो गृह मुलाकात का अर्थ होता है सामुदायिक नर्स द्वारा परिवार के सदस्यों से उनके घर जाकर के मिलना, ठीक है। गृह मुलाकात का क्या अर्थ है, तो सामुदायिक नर्स द्वारा परिवार के सदस्यों से उनके घर जाकर मिलना, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को समझना और घरेलू वातावरण में ही आवश्यक उपचार या सलाह प्रदान करना। यह सामुदायिक नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सामुदायिक नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है, तो होम विजिट को माना जाता है। होम विजिट का उद्देश्य क्या होता है, गृह मुलाकात के उद्देश्य क्या है, तो गृह मुलाकात का उद्देश्य है कि परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाना, घर के वातावरण जैसे कि स्वच्छता, पानी, रोशनी का निरीक्षण करना, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब गृह मुलाकात करने के लिए आप समुदाय में जा रहे हो, तो समुदाय में अगर किसी फैमिली में गए तो फैमिली में तो सबसे पहले आप परिवार के लोगों से नाम पूछेंगे अच्छे से, उसके बाद उसके स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाना है, उसके बाद घर का वातावरण देखना है कि स्वच्छता क्या है कि नहीं, उसके बाद पानी, रोशनी ये सब है कि नहीं, उसका निरीक्षण करना है, संक्रामक रोग को प्रसार को कैसे रोकना है वो सब बताना है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जैसे किसी घर में जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या फिर प्रसव हो चुका है तो वो माँ है तो कैसे उनका सेवा प्रदान करना है वो सभी बताना है। उसके बाद है गृह मुलाकात के लाभ क्या क्या हैं, तो गृह मुलाकात से नर्स और परिवार दोनों को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं।
जैसे कि वास्तविक स्थिति का आकलन। वास्तविक स्थिति का आकलन होता है अस्पताल में मरीज अपनी पूरी सच्चाई नहीं बता पाता है, लेकिन घर में अपने नर्स जो होते हैं अपनी आंख से देख सकती है कि परिवार का रहन सहन कैसा है, वे क्या खाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये सभी लाभ है गृह मुलाकात के कि सच्चाई यानी कि वास्तविकता सामने आती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन। घर पर नर्स परिवार के हर सदस्य पर ध्यान दे सकती है। यह अस्पताल की भीड़ भाड़ दूर एक शांतिपूर्ण वातावरण में परामर्श देने का अच्छा मौका होता है, जबकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो उस भीड़ में उतना परामर्श नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ पे है गोपनीयता और विश्वास, यानी कि परिवार के सदस्य अपने घर से परिचित माहौल में नर्स के साथ अपनी निजी समस्याओं को साझा करने में अधिक सहज महसूस करते हैं और उनके बीच विश्वास का रिश्ता बनता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक प्रदर्शन, जैसे कि नर्स परिवार को उनके ही संसाधन का उपयोग करके सिखा सकते हैं। जैसे घर में उपलब्ध ORS का सामग्री है तो ORS को बनाना सिखा देंगे। उसके बाद नवजात शिशु को नहलाने का सही तरीका क्या है वो बताएंगे। उपलब्ध अनाज से पौष्टिक आहार कैसे तैयार किया जाए वो बताएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाधाओं की पहचान। नर्स यह समझ सकती है कि परिवार स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं आ पा रहा है, जैसे दूरी, परिवहन की कमी या सामाजिक कारण, और उनका समाधान निकाल सकती है, यानी कि बाधा का पहचान करेगी और उसका समाधान निकालेगी। उसके बाद है बीमारियों का शीघ्र पता लगाना, यानी कि नियमित मुलाकातों से बीमारियों के शुरुआती लक्षण जैसे कि खांसी, बुखार या कुपोषण को जल्दी पहचाना जा सकता है और गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। बीमारियों का शीघ्र पता लग जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि गृह मुलाकात के चरण, यानी कि स्टेप्स ऑफ होम विजिट। ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ होम विजिट में है योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना, जाने से पहले उद्देश्य तय करना और परिवार फोल्डर की जांच करना। उसके बाद इंट्रोडक्शन, घर पहुंचकर अपना परिचय देना है और आने का उद्देश्य बताना है। गृह मुलाकात के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करना है, यानी कि प्लान कर लेना है कैसे जाना है, जाने का उद्देश्य क्या है और परिवार फोल्डर की जांच कैसे करना है। उसके बाद अगर समुदाय में किसी परिवार के यहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले घर पहुँच अपना परिचय देना है और आने का उद्देश्य बता देना है। उसके बाद है सेवा प्रदान करना, मरीज की जांच करना, सलाह देना और टीकाकरण करना। उसके बाद है रिकॉर्ड करना, यानी कि पहले तो हम गए अपना इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद इम्प्लांटेशन किए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना है कि जो भी सेवा दी गई है उसे डायरी या फोल्डर में लिख लेना है। उसके बाद समाप्ति और अगली मुलाकात, परिवार को धन्यवाद करना है और अगली मुलाकात का समय तय कर देना है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है गृह मुलाकात का। तो गृह मुलाकात होम विजिट का केवल उपचार का जरिया नहीं है, बल्कि यह परिवार के आत्मनिर्भर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की एक प्रक्रिया है। एक कुशल ANM और GNM के लिए गृह मुलाकात ही वह समय है जब वह समुदाय के साथ अपना गहरा संबंध स्थापित करती है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके PYQ में पूछे गए हैं और PYQ का क्वेश्चन मैं पूरा करवा दूंगी आप लोग को शॉर्ट में जितने भी हैं। उसके बाद अगर टाइम बचे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसी तरीके से रिवीजन करें, डेली वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली देखिए इस वीडियो को।